कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल RM गुरुकुल क्लासेस पर। आज के टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो हमारे 2022 और जो है 23 का जो बजट है उससे रिलेटेड बात क्वेश्चन लाके आऊँगा। वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें बड़े महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को जरा भी स्किप नहीं कीजिएगा, एंड तक जरूर देखें। और बजट पेश कौन करता है, किसके द्वारा पेश किया जाता है, संविधान के कौन से उल्लेख में है, कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग आता है, वो सारी की सारी बजट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को जरा भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अगर मैं बात करूंगा आपके सामने बजट, ये जो बजट मैं शुरू कर रहा हूँ वो 2022 और 2023 का बजट है। सबसे पहले पहला पॉइंट इसमें यह है, बजट भारत सरकार की एक वित्तीय योजना है। मतलब बजट जो तुम्हारी वो भारत सरकार की एक वित्तीय योजना है जिसमें सरकार आय व्यय का अनुमान लगाती है। मतलब बजट जब पेश करती है सरकार, बजट पेश कौन करता है? वित्त मंत्री करता है। कब करता है? 1 फरवरी को। हर साल ही 1 फरवरी को तुम्हारा बजट पेश करा जाता है, और उसके किसके द्वारा पेश किया जाता है? वित्त मंत्री के द्वारा। लेकिन वर्तमान में हमारे वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। बात समझ में आ गई। तो जो बजट पेश करा जाता है इसमें सरकार किसकी बात करती है? मतलब आय और व्यय का अनुमान लगाती है। मतलब हमारी जो भारत सरकार है इसमें कितने आय करेगी, कितना व्यय कराया गया, इसके बारे में इसको अनुमान लगाएगी। दूसरा मुख्य पॉइंट क्या है इसमें? यह है बजट शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है। जो तुम्हारा बजट शब्द है इसका संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है, इसमें अलग से रखा गया है बजट को। तीसरा पॉइंट है आपके सामने भारतीय बजट। भारतीय संविधान में बजट को आर्टिकल, मतलब जो संविधान में रखा गया है बजट को, आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से निर्दिष्ट किया गया है। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि जो तुम्हारा बजट शब्द है वो भारतीय संविधान में आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से निर्दिष्ट किया गया है। मतलब बजट नाम नहीं दिया गया है आर्टिकल 112 में, इसका भारतीय वो वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से निर्दिष्ट किया गया है। आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा आपके सामने। अगला पॉइंट है, बजट एक बार का धन विधेयक है जिसका उल्लेख आर्टिकल 110 में है। मतलब बजट क्या है तुम्हारा? एक बार का धन विधेयक है जिसका उल्लेख किस में किया गया है? आर्टिकल 110 में किया गया है। मतलब कि जो तुम्हारा धन विधेयक है कौन से आर्टिकल में? 110 में है। नंबर दूसरा पॉइंट है आपके सामने, भारतीय जनगणना के इस बजट को 2017 से प्रत्येक वर्ष, मतलब कि जो भारतीय जनगणना है उसके अनुसार बजट जो तुम्हारा 2017 से प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री के द्वारा 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। इससे पहले किसी और तारीख को प्रस्तुत किया था, लेकिन 2017 से प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री आपका बजट को पेश करती हैं। 1 फरवरी के दिन प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा पॉइंट आपके सामने यह है कि बजट से एक दिन पहले आर्थिक समीक्षा पेश की जाती है। मतलब जिस दिन बजट पेश करना होगा, मान लीजिए 1 फरवरी को बजट पेश करना है, उससे एक दिन पहले क्या है? आपको आर्थिक समीक्षा पेश की जाती है। जो आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार के निर्देशक में तैयार की जाती है। मतलब जो तुम्हारी आर्थिक समीक्षा होती है वो तुम्हारी वित्त मंत्रालय के द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार के निर्देशन में तैयार की जाती है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, बजट को वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। मतलब जो तुम्हारा बजट है वो तुम्हारा वित्त मंत्रालय के जो आर्थिक मामले होते हैं उनके विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है। आगे पॉइंट है आपके सामने, भारत के सर्वप्रथम बजट पद्धति का श्री गणेश भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। मतलब अगर मैं बात करूं बजट सबसे पहले जो सर्वप्रथम बजट पद्धति की बात करी गई थी वो श्री गणेश ने करा था, जो भारत के सर्वप्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, उनके शासनकाल में बजट को पेश किया था। उसके बारे में आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा आपके सामने। अगला पॉइंट आपके सामने, भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को कॉमन ऑफ हाउस में प्रस्तुत किया गया था। मैं लॉर्ड कैनिंग के समय किया गया था। 7 अप्रैल 1860 को कॉमन ऑफ हाउस में प्रस्तुत किया गया था। इसलिए जेम्स विल्सन को भारत में बजट पद्धति का संस्थापक एवं जन्मदाता कहा जाता है। मतलब कि बजट अगर बात करें, बजट का संस्थापक की बात करें या बजट के जन्मदाता की बात करें तो तुम्हारा जेम्स या जॉन विल्सन को कहा जाता है भारत पद्धति के अनुसार। बात समझ में आ गई। आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, वर्ष 1921 में आकवर्थ समिति की सिफारिश पर, किसकी? आकवर्थ समिति की सिफारिश पर रेल बजट को सामान्य बजट से अलग करने की सिफारिश प्रस्तुत की गई थी। मतलब सन 1921 की बात है। उस समय क्या हुआ था, तुम्हारा रेल बजट और जो सामान्य बजट था दोनों बजट एक ही साथ पेश किए जाते थे। लेकिन 1921 के बाद में ये कहा गया था कि जो तुम्हारे रेल बजट है और जो तुम्हारा सामान्य बजट है दोनों को अलग अलग प्रस्तुत किया जाएगा।
जबकि 1914 से सामान्य कारण से पृथक किया गया था, जबकि जो 1914 को सामान्य कारण से पृथक किया गया था। आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा आपके सामने। आगे नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने, इसमें कह रहा है विवेक विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से विलय किया गया था। मतलब जो तुम्हारी कौन सी सिफारिश की, अगर क्वेश्चन बनता है कि बताइए कौन सी सिफारिश के अकॉर्डिंग रेल बजट को आम बजट से विलय किया गया था, मतलब अलग किया गया था, तो तुम्हारी थी विवेक देवराय समिति। कौन सी थी? विवेक देवराय समिति थी। इस सिफारिश पर रेल बजट को आपको आम बजट से विलय किया गया था, मतलब अलग कर दिया गया था। बात समझ में आ गई? आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें आपके सामने, प्रथम रेल बजट 1914 में जॉन मिथाई और अंतिम रेलवे बजट 2016 में पीयूष गोयल के द्वारा पेश किया गया था। मतलब कि जो पहला जो तुम्हारा रेल बजट पेश किया गया था 1914 में कराया गया था, जो तुम्हारे रेल मंत्री थे जॉन मिथाई, उनके द्वारा पेश कराया गया था पहली बार। लेकिन अंतिम बार जो रेल बजट पेश कराया गया था वो 2016 में पेश किया गया था पीयूष गोयल के द्वारा, क्योंकि तुम्हारे रेल मंत्री कौन थे? पीयूष गोयल थे 2016 में। लेकिन 2017 के बाद में तुम्हारा सामान्य बजट और जो तुम्हारा रेल बजट है दोनों को एक ही कैटेगरी में रख दिया है, एक ही साथ प्रस्तुत करना होगा, एक ही साथ पेश करना होगा। बात समझ में आ गई? 2017 से, लेकिन 2017 से पहले से अलग अलग पेश किया जाता था, रेल बजट अलग पेश किया जाता था और सामान्य बजट अलग पेश किया था। लेकिन 2017 के बाद में दोनों को एक में ही विलय कर दिया है। अगला पॉइंट है आपके सामने, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट 26 नवंबर 1947 में आर के शनमुखम शेट्टी द्वारा पेश किया गया था। मतलब स्वतंत्र भारत, जिस दिन हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था उस दिन जो प्रथम बजट पेश हुआ था तुम्हारा 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। आर के शनमुखम शेट्टी तुम्हारे वित्त मंत्री थे, इनके द्वारा पेश करा गया था। आर के शनमुखम चेट्टी के द्वारा पेश किया था 26 नवंबर 1947 को। ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं आपके सामने, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जरा भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगला पॉइंट है आपके सामने, वर्ष 1900 वर्ष 1955-56 से बजट हिंदी में तैयार किया गया जाने लगा। मतलब कि जब तुम्हारा 1955 से 1956 के बीच में बजट को हिंदी में तैयार किया जाना, मतलब पहले किसी और भाषा में तैयार किया जाता था, लेकिन जब तुम्हारा 1955 से 1956 के बीच आया तो तुम्हारा किस भाषा में तैयार किया जाने लगा? मतलब कि हिंदी भाषा में तैयार किया जाने लगा। अगला पॉइंट है आपके सामने, जवाहरलाल नेहरू बजट प्रस्तुत करने वाले देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जो जवाहरलाल नेहरू थे वो बजट प्रस्तुत करने वाले देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। मतलब कि सबसे पहले जो तुम्हारे किस मंत्री के शासनकाल में, प्रधानमंत्री के शासनकाल में बजट को पेश करा गया था? तो पीटी नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के उनके कार्यकर्ता में प्रस्तुत किया गया था। आगे नेक्स्ट पॉइंट बात करूंगा आपके सामने, अब तक सर्वाधिक 10 बार बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम पर गया है। मतलब कि सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले कौन थे? तुम्हारे मोरारजी देसाई थे। उन्होंने कम से कम 10 बार अब तक बजट पेश कर दिया है। एकमात्र वित्त मंत्री थे, मतलब कि एकमात्र ऐसे वित्त मंत्री थे मोरारजी देसाई जिन्होंने 10 बार बजट को प्रस्तुत किया था, मतलब विश्व रिकॉर्ड बना दिया था, जिन्होंने 2 बार अपने जन्मदिन पर 29 फरवरी 1964 और 29 फरवरी 1968 को प्रस्तुत किया था। मतलब ये मोरारजी देसाई थे, उन्होंने जो बजट पेश करा था 2 बार अपने जन्मदिन पर। और मोरारजी देसाई का जन्मदिन कब मनाया था? 29 फरवरी को। तो एक बार 29 फरवरी 1964 को, दूसरी बार 29 फरवरी 1968, एक बार 29 फरवरी 1964 को, दूसरी बार 29 फरवरी 1968 को 2 बार प्रस्तुत किया था। और सर्वाधिक बार किसने करा था? मोरारजी देसाई ने 2 बार अपने जन्मदिन को करा था। आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अब बात करता हूं मैं। देखो ये तो मुख्य पॉइंट थे जो तुम्हारे बनने की संभावना है, बजट से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन अब जो हम लेके आए हैं वो लेके आए हैं 2022 का और 2023 के जो मुख्य बिंदु थे हमारे बजट के, उसको रिलेटिव हम क्वेश्चन लेके आए हैं। तो केंद्रीय बजट की बात करूं, 2022 और 2023 के जो प्रमुख मुख्य बिंदु रह चुके हैं, जो ज्यादातर आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, वो सारे के सारे मैं इस वीडियो में लेके आया हूं। तो पहला पॉइंट है आपका, केंद्रीय बजट 2022-2023 में जो तुम्हारी कुल राशि जो अनुमानित की गई थी वो करी गई थी तुम्हारी 39,44,909 करोड़ रुपए की कुल राशि अनुमानित की गई थी। जो तुम्हारा 2022 और 2023 का जो बजट है इसमें तुम्हारे अनुमानित की गई थी। आगे कौन कौन सी चीज में रखी गई थी वो सारी की सारी हम बातें डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट है, वर्ष 2022 में राजकोषीय जीडीपी। जो तुम्हारे वर्ष 2022 में जो राजकोषीय जीडीपी था वो
6.4% अनुमानित किया गया था, लेकिन जबकि 2021-22 में 6.9% था। मतलब कि जो हमारा 2021-22 का जो अनुमानित जीडीपी था उसके अकॉर्डिंग जो हमारा 22-23 का जो जीडीपी आया है वो कम आया है, क्योंकि 2021-22 में तुम्हारा जो जीडीपी था वो तुम्हारा 6.9% था, लेकिन 2022 में जो राजकोषीय जीडीपी था तुम्हारा 6.4% अनुमानित किया गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं आपके सामने में, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार राज्य को जीएसडीपी जीएसडीपी के अनुसार 4% वित्तीय बजट घाटे की अनुमानित होगी। मतलब कि जो 2022-2023 में जो तुम्हारा केंद्रीय बजट पेश किया गया है उसमें राज्यों को जीएसडीपी के अनुसार 4% वित्तीय बजट घाटे की अनुमति होगी। बात समझ में आ गई ना। अगला पॉइंट आपके सामने है, केंद्रीय बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.8% अनुमानित है, जो 2021-22 का 4.7% था। मतलब कि जो तुम्हारा राजस्व घाटा था जीडीपी का वो तुम्हारा 2021 और 2022 में तो तुम्हारा था 4.7%, लेकिन 2022 और जो 2023 है उसमें राजस्व घाटा जो जीडीपी का है वो तुम्हारा 3.8%। कितना है? 3.8%। हालांकि 2021-2022 के अकॉर्डिंग अब की बार हमारा घट गया है। बात समझ में आ गई। आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा आपके सामने, अगला पॉइंट है कि राजस्व घाटा। देखो राजस्व हमें घाटा लगाना हो तो वो होता है राजस्व व्यय, मतलब राजस्व तुम्हारी जो टोटल व्यय करी है उसके बाद में राजस्व प्राप्ति हो, कितने लोगों को हमने मतलब कितनी जगह को हमने प्राप्तियां की हैं उन सब, अगर हम राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियां निकाल देंगे तो हमें राजस्व घाटा पता चल जाएगा। आगे बात है, केंद्रीय बजट 2022 और 2023 में प्राथमिक घाटा जीडीपी का जो था तुम्हारा वो 2.8% था, अनुमानित किया गया था, जो कि 2021-22 में 3.3% था। बात समझ में आ गई। जो केंद्रीय बजट था तुम्हारा 2022-23 में प्राथमिक घाटा वो जीडीपी का 2.8% प्रस्तुत किया गया था, लेकिन अनुमानित को जो 2021-22 में 3.3% था। प्राथमिक घाटा अगर हमें लगाना होता है तो बराबर होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। मतलब कि अगर हम प्राथमिक घाटा मुझे लगाना होता है तो जो हमारा राजकोषीय घाटा होगा अगर उसमें से मैं ब्याज भुगतान को माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा? प्राथमिक घाटा निकल के आ जाएगा। बात समझ आ गई। आगे अगले पॉइंट की बात करूं मैं, अगला पॉइंट है, भारत के आजादी के 75 से 100 वर्ष की अवधि के लिए बजट में निर्धारित लक्ष्य, जिसे बजट में अमृतकाल के लक्ष्य कहा जा रहा है, इनकी 4 प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। मतलब जो तुम्हारा आजादी से 75 से 100 वर्ष की जो आबादी थी उसमें बजट का जो निर्धारित लक्ष्य है जिसे बजट में अमृतकाल के लक्ष्य कहा। मतलब कि अमृतकाल का लक्ष्य किसे कहा गया तुम्हारा? 75 से 100 वर्ष के बीच में। इनकी 4 प्रमुख प्राथमिकताएं ये थी। पहली प्राथमिकता की प्रधानमंत्री गति योजना। मतलब कि जो तुम्हारी प्रथम जो प्राथमिकता थी इसमें ये थी कि प्रधानमंत्री गति योजना रखी गई थी। दूसरी प्राथमिकता थी समावेशी विकास, समावेशी विकास करना होगा। तीसरी प्राथमिकता थी निवास के लिए वित्त पोषण, मतलब जो तुम्हारा निवास होगा उसके लिए वित्त पोषण करना होगा। चौथी थी तुम्हारी उत्पादकता में वृद्धि एवं निवेश, जो उत्पादकता होगी उसमें तुम्हारा वृद्धि करनी होगी और उसमें निवेश करना होगा, ये रखी गई थी। आगे बात करूं मैं आपके सामने, केंद्रीय बजट 2022 और 2023 से प्रधानमंत्री गति शक्ति को बढ़ाने देने के लिए 7 कारकों को चुना गया था। मतलब ये तुम्हारी प्रधानमंत्री गति शक्ति को बढ़ावा देने के लिए 7 कारकों को चुना गया था, जिसमें हम 2022-23 के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को बढ़ावा देंगे। उसके अकॉर्डिंग हमारे 7 कारकों को चुना गया था। पहला था तुम्हारा सड़क। सड़क का बिल्कुल मतलब कि एक सड़क को ठीक करना होगा, कोई गड्ढे मुक्त, मतलब एनएच हाईवे बनाना होगा हमारा। दूसरा था रेल मार्ग, रेल मार्ग की सुविधा अच्छी करनी होगी। तीसरा था हवाई मार्ग। चौथा था आपका मार्ग परिवहन, जो जल मार्ग है उसके द्वारा परिवहन करना होगा। माल पतन, माल की बिक्री, आयात और निर्यात के बारे में हमें माल की बात है। विमान पतन, विमानों को कितनी कैसे रखना होगा। और हमारा प्लास्टिक अवसंरचना, मतलब हमारे देश को प्लास्टिक से मुक्त करना होगा। ये सारी की सारी 7 की 7 तुम्हारे कारक रखे गए थे किसमें? प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में। बात समझ में आ गई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रधानमंत्री गति शक्ति जो योजना है इसके अकॉर्डिंग पहला पॉइंट आपका आता है कि वर्ष 2022-23 में
22-23 में 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का लक्ष्य रखा गया था। मतलब जो तुम्हारा 2022 और 2023 का जो बजट है, इसमें तुम्हारा जो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना है, इसके अकॉर्डिंग 25,000 किलोमीटर तक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का लक्ष्य रखा गया था। दूसरा पॉइंट आपके सामने, वर्ष 2023 में 22-23 में देशी विशेष स्तरीय प्रौद्योगिकी और क्षमता वृद्धि कवच तकनीक के तहत रेल मार्ग नेटवर्क में 2000 किलोमीटर जोड़ा जाएगा। मतलब जो रेल मार्ग नेटवर्क है वो तुम्हारा 2000 किलोमीटर तक जोड़ा जाएगा, ये बात रखी गई थी। आगे नेक्स्ट पॉइंट बात करूं आपके सामने, प्लास्टिक अवसंरचना के लिए 100 प्रधानमंत्री गति कार्गो सेंटर खोलने की घोषणा की गई थी। वो लॉजिस्टिक अवसंरचना के लिए जो 100 प्रधानमंत्री गति कार्गो सेंटर खोलने की घोषणा की गई। अगला पॉइंट आपके सामने, इसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल के शासन शोल में भारत का पहल प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्गो सेंटर खोला जाएगा। अगला पॉइंट है आपके सामने, केंद्रीय बजट 2022-23 में पीपीपी मॉडल पर 4 मल्टी मॉडल की घोषणा की गई थी। मतलब ये तुम्हारा 2022 और 2023 का जो बजट पेश करा गया था, इसमें पीपीपी मॉडल पर 4 मल्टी मॉडल की घोषणा की गई थी, पीपीपी। आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा आपके सामने, नेशनल रोड वे डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी रोप के परियोजना के लिए संविधाएं प्रदान की जाएंगी। जबकि जो बजट 2022-2023 में सर्वाधिक प्राप्ति के जो स्रोत रहे हैं आपके, वो कौन कौन से स्रोत रहे हैं, वो सारे के सारे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो जो स्रोत रहे हैं वो आपके ये रहे हैं आपके, पहला स्रोत था कि तुम्हारा उधार एवं आय देवता 35 पैसे, जीएसटी आपकी 16 पैसे, निगम कर आपका 15 पैसे और आयकर आपकी 15 पैसे। ये तुम्हारे क्या रहे हैं, सर्वाधिक प्राप्ति के स्रोत रहे हैं 2022-23 के। आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा आपके सामने, बजट 2022-23 में व्यय का सर्वाधिक ब्याज भुगतान, जो तुम्हारा व्यय का जो सर्वाधिक ब्याज भुगतान है वो तुम्हारा 20 पैसे है, और कर शुल्क में राजस्व की हिस्सेदारी 70 पैसे है, रक्षा एवं सब्सिडी में 8 पैसे है, पेट्रोल उर्वरक खाद्य पदार्थ निगम पतन इनको रखा गया है 8 पैसे में रखा गया है। आगे आगे आपके सामने है कि बजट 2022 में सर्वाधिक व्यय और स्रोत ब्याज भुगतान 20 पैसे, कर शुल्क में राज्य का हिस्सा 17 पैसा। अगला पॉइंट है कि रक्षा एवं सब्सिडी में 8 पैसे, जैसे उर्वरक खाद, जो रक्षा एवं सब्सिडी में क्या आएगा तुम्हारा 8 पैसे का तो ब्याज भुगतान देना होगा, जिसमें तुम्हारा उर्वरक आ जाता है, खाद वस्तु आ जाता है, पेट्रोलियम आ जाता है, पेट्रोल को 8 पैसे में रखा गया है। बात समझ में आ गई। आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा आपके सामने, केंद्रीय बजट 2022 और 2023 की मैं अगर मैं बात करूं आपके सामने कि केंद्रीय बजट 2022-23 में चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 9.7% रहने का अनुमान लगाया गया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है, इसकी स्थापना तुम्हारी कब हुई थी, 27/1945 ईस्वी को, के द्वारा 8.5 से 9% तक रहने का अनुमान लगाया गया है। मतलब जो तुम्हारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके द्वारा अनुमान लगाया गया है कि 8.5% से 9% तक रहने का अनुमान लगाया गया था। और अगला पॉइंट है, केंद्रीय बजट 2022-2023 में रैम्प प्रोग्राम की चर्चा की गई थी। ये सारी बातें रखी गई थी जो मैंने आपके इस वीडियो में डिस्कस करी। तो एक एक पॉइंट आपके एग्जाम में आने वाला है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।